नमस्कार सभी को। हमारा टॉपिक चल रहा था श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र मैंने बता दिया था क्या है, जिसमें हमने इसके श्वसनीय अंग पढ़ लिए थे, नाक और फेरिंग्स। तीसरा हमारा चल रहा था कंठ, जिसको बोलते हैं हम लैरिंग्स। तो कंठ है वो क्या है, जिसमें क्या है, वाग तंतु के वायु से टकराने से इनमें क्या होता है, कंपन होता है। जब वाग तंतु वायु से टकराएंगे तो इनमें कंपन होगा, जिससे क्या करेंगे, ध्वनि उत्पन्न करेंगे। वाग तंतु कौन से हैं, ये जो इस तरह से संरचना है, ये क्या है, वाग तंतु। कंठ में वाग तंतु या इसको बोल वोकल कॉर्ड। जो वाग तंतु है वो कैसी संरचना है, एक धागे नुमा संरचना है। और ये वाग तंतु क्या है, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मोटे और दूसरे होते हैं पतले वाग तंतु। तो जो मोटे होते हैं वो किन में पाए जाते हैं, पुरुषों में, और पतले महिलाओं में। जिसके कारण है वो पुरुषों की आवाज क्या होती है, भारी, और महिलाओं की आवाज होती है पतली। अब देखिए कंठ है जो, वो किसके बने होते हैं, कंठ है वो हाइलीन उपास्थि के बने होते हैं। कंठ है वो हाइलीन उपास्थि का बना होता है। सबसे बड़ी उपास्थि पाई जाती है कंठ में। कंठ में सबसे बड़ी उपास्थि पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, थायराइड उपास्थि। सबसे बड़ी उपास्थि कौन सी है, थायराइड उपास्थि। और देखिए शरीर में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो उपास्थि है वो कौन सी है, हाइलिन। शरीर में हाइलिन जो उपास्थि है, जो कंठ है वो किसके बने होते हैं, हाइलिन उपास्थि के। और शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली है, शरीर में सर्वाधिक, तो ये किस किस में पाई जाती है, हाइलिन जो उपास्थि है वो एक तो है टिप ऑफ नोज, जो बाह्य कर्ण होता है हमारा, कान की जो ऊपर की पट्टिका है वहाँ। और कहाँ होता है, जो ये सी रिंग्स है, जो सी रिंग्स है ये भी किसके बने होते हैं, हाइलिन उपास्थि के। उपास्थि का क्या अर्थ होता है, उपास्थि का अर्थ होता है कि मुलायम जो अस्थि होती है, मुलायम अस्थि, जिसे जो क्या है, हिल, जैसे अस्थि क्या होती है, कठोर होती है, लेकिन जो मुलायम होगी, जैसे नाक के ऊपर का जो पट है उसको हम क्या ऊपर ऐसे हिला सकते हैं, तो वो क्या है, उपास्थि। और इसमें देखिए ये जो सी आकार के जो छल्ले बने हुए हैं ये भी किसके बने होते हैं, हाइलिन उपास्थि के। और ये जो सी आकार के छल्लों वाली संरचना है इसे क्या कहते हैं, ट्रेकिया, या श्वसन जो नाल है, श्वसन की नलिका जिसे बोलते हैं। और इसके अंदर से क्या होते हैं, दो पार्ट खुलते हैं इस तरह से, जिसमें क्या है कि एक तरफ तो होता है बायां फेफड़ा और एक तरफ होता है दायां फेफड़ा। तो इसका क्या कार्य है, जो ये श्वसन नाल है, इन जो श्वसन नाल के अंदर जो सी आकार के छल्ले हैं, इनका कार्य क्या है कि जब सांस का निःश्वसन या उच्छ्वसन किया जाता है तो वो क्या करता है कि श्वसन नाल को पिचकने से बचाता है। मतलब क्या है, इस जो ये पिचक ना जाए इसके लिए ये सी आकार के छल्ले बने होते हैं। और ये यहाँ से ये क्या है, श्वसनी, और श्वसनी के बाद क्या होता है कि यहाँ से जो इस तरह से ये दो भागों में बंटी होकर कई भागों में बंट जाती हैं। तो जो ये भागों में बंटने की प्रक्रिया इसे क्या कहते हैं, श्वसनी वृक्ष। और अंत में क्या होता है, ये वाली जो संरचनाएं होती हैं वो किस में आती है,
यहाँ ऐसे एक कप जैसी संरचना होती है जिसको बोलते हैं कुपिका। तो ये जो श्वसनीय वृक्ष से कुपिकाओं के अंदर आती है। और कुपिकाओं में क्या होता है, गैस विनिमय स्थल होता है। तो उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है लंग्स या फेफड़े जिन्हें कहते हैं। लंग्स या फेफड़े। तो देखिए फेफड़े है वो दो होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तो दायां फेफड़ा बोलते हैं और एक को बायां फेफड़ा बोलते हैं। जो दायां फेफड़ा है इसमें कितनी पाली होती है, 3 पाली होती है। और जो बायां फेफड़ा है उसमें 2 पाली होती है। दायां या जो राइट और बायां लेफ्ट। तो इस तरह से ट्रैकिया और ब्रोंकाई से होता हुआ इस तरह से फेफड़ा जो होता है इसमें होती है 2 पाली। जो लेफ्ट फेफड़ा होता है उसमें होती है 2 पाली और जो राइट फेफड़ा होता है उसमें होती है 3 पाली। ये क्या होता है, थोड़ा ऊपर की ओर होता है। कारण ये जो फेफड़ा होता है दायां जो फेफड़ा होता है वो होता है थोड़ा ऊपर की ओर। इसका कारण क्या होता है कि इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे जो लीवर जो होता है वो इसी के नीचे होता है। और फेफड़ा है इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है। ये आवरण पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, प्लूरा। और इसके अंदर की तरफ क्या होता है, एक प्लूरल द्रव जिसे बोलते हैं वह भरा होता है। ये प्लूरल जो द्रव होता है वो है फेफड़ों की दीवार को क्या करता है, नम बनाता है। और जो बाएं फेफड़े में क्या होता है, एक गड्ढा होता है इस तरफ जहां क्या होता है, हार्ट स्थित होता है। अब देखिए फेफड़े के अंदर की जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे इस तरह से जो श्वसनी है वो ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। इसके बाद आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इस तरह से ये क्या करती है कि डिवाइड होती रहती है इस तरह से ऐसे। तो इसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट बार डिवाइड होगी, सेकंड बार डिवाइड होगी, थर्ड बार डिवाइड होगी। तो जो श्वसनी है इस पूरी जो प्रक्रम है इसको क्या बोलते हैं, श्वसनी वृक्ष। मतलब ये डिवाइड एक शाखाओं के रूप में डिवाइड विभाजित होती रहती है। तो श्वसनी है वो क्या है, विभाजित हो जाएगी। श्वसनी विभाजित होने पर इसे क्या कहेंगे, श्वसनिकाएं, क्योंकि ये बहुत सारी में चेंज हो जाएगी। तो श्वसनिका। और श्वसनिका है वो क्या है, पहले जैसे प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीयक, फर्स्ट, द्वितीयक और तृतीयक, इस प्रकार से ये जो श्वसनिका डिवाइड होती रहेगी। और उसके बाद क्या है, इसे क्या कहेंगे, टर्मिनल श्वसनिका। टर्मिनल श्वसनिका या एंटरम। एंटरम का मतलब होता है जोड़, मतलब क्या है, ये जुड़ती रहती है आगे। और आखिर में आके क्या होता है कि आखिर में ये क्या है कि एक ऐसी कप जैसी जो संरचना होती है जिसको बोलते हैं एल्वियोलर सेक या कुपिका। तो श्वसनी विभाजित होकर आखिर में इसके अंदर जो श्लेष्मा होता है वो किसके अंदर आता है, कुपिका में आता है। तो जैसे क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो हमें जुकाम हुआ होता है, क्या होता है, जुकाम होता है कई बार, तो जुकाम क्या है, बिगड़ जाता है। तो श्वसन जो तंत्र है, इसका श्वसन तंत्र है वो, इसका ये जो आंतरिक स्तर होता है यहाँ,
ये जो श्वसनिका का आंतरिक स्तर होता है वो किसका बना होता है? श्लेष्मा का बना होता है। किसका? श्लेष्मा का बना होता है। तो श्वसनी में क्या होता है कि आंतरिक स्तर श्लेष्मा का बनना होने के कारण ये इस तरह से आता हुआ, और जो श्लेष्मा है वो किस में भर जाता है? कुपिका में भर जाता है। तो जुकाम होने से क्या हम कहते हैं कि श्वास नहीं आ रहा, श्वास नहीं आएगा। तो श्वास नहीं आएगा तो क्या होगा? श्वसन नहीं कर पाएंगे। श्वास नहीं आएगा तो श्वसन नहीं होगा, और श्वसन नहीं होगा तो क्या होगा? आदमी क्या है? मर जाता है। और इससे जो इसे हम एक क्या है रोग बोल देते हैं। उसे क्या रोग बोलते हैं? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया रोग। या हम इसको बोल देते हैं कि जैसे हम किसी को बताते हैं तो क्या होता है कि हम कहते हैं कि फेफड़ों में पानी भर गया। फेफड़ों में पानी भर जाना। तो ये वास्तव में क्या होता है? फेफड़ों में पानी नहीं भरता। ये किससे संबंधित होता है? ये न्यूमोनिया से संबंधित होता है। तो ये पानी नहीं होता, वास्तव में ये क्या होता है? श्लेष्मा होता है। श्लेष्मा के कारण आदमी क्या है? श्वास नहीं ले पाता। तो ये पूरी प्रोसेस होगी कि फेफड़ों की कितने पार्ट हैं? 2 भाग हैं। और इसके बाद श्वसनी से श्वसनिका, और श्वसनिका है वो विभाजित हो जाती है किसमें? प्राथमिक श्वसनिका में, द्वितीयक तृतीयक श्वसनिका में, फिर ये टर्मिनल श्वसनिका में डिवाइड हो जाएगी। फिर ये एंट्रम। एंट्रम का मतलब होता है जो इसमें जोड़ लगे हैं, और जो एंट्रम है वो कुपिका सेक में भर जाता है। इसके बाद आता है सहायक श्वसनांग। सहायक श्वसनांग मैंने बताया था कौन कौन से हैं। सहायक श्वसनांग। सहायक श्वसनांग कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो है पसलियां या रिब्स, और 2 नंबर है डायफ्राम। तो श्वसन अंग में ज्यादा जो काम करता है वो है डायफ्राम। 75% डायफ्राम का कार्य होता है सहायक श्वसनांग में, और 25% किसका होता है? पसलियों का। अब पसलियां देखिए, पसलियां होती कितनी है? 12 जोड़ी बोल सकते हैं इनको, क्योंकि दोनों साइड होती है तो पसलियां होती है 12 जोड़ी होती है, या इनको 24 कह सकते हैं। जिनमें क्या है कि जो प्रथम 7 जोड़ी हैं, प्रथम जो 7 जोड़ी हैं उनको हम क्या कह सकते हैं? ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स या वास्तविक जो पसलियां होती हैं, ट्रू रिब्स, या जिनको वास्तविक पसलियां क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ से जो बॉडी होती है, जिस इस प्रकार से हमारा क्या होता है? स्टर्नम होता है, और ये होती है कोलर बोन, जिसको बोलते हैं कोलर बोन। और ये क्या होता है? स्टर्नम होता है इस प्रकार से। तो ये क्या होता है? स्टर्नम या उरोस्थी, और ये क्या होता है? कशेरुकी तंड। तो इन्हें हम ट्रू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आगे से तो क्या होती है? स्टर्नम से जुड़ी होती है, और पीछे से कशेरुकी दंड से जुड़ी होती है। तो दोनों साइडों से जुड़ने के कारण ये मजबूत भी होती है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रू। और जो 8वीं 8th 9th और 10वीं जो है, 3 जोड़ी है, उन्हें क्या कहते हैं? फॉल्स रिब्स। क्योंकि ये दोनों से जुड़ी नहीं होती। और 11वीं और 12वीं जो है, जो लास्ट 2 पेयर है, लास्ट 2 पेयर जो है, उन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तैरती पसलियां। तैरती पसलियां। अब
आगे आता है श्वसन की क्रिया विधि क्या है। श्वसन क्रिया विधि, तो श्वसन की क्रिया विधि है वो, एक तो होती है अंतःश्वसन और एक होता है बहिर्श्वसन। अब देखिए हम इसे अंतःश्वसन और बहिर्श्वसन क्यों कहते हैं। अंतःश्वसन जब होता है तो अंतःश्वसन का मतलब है वो जो सांस है वो ऑक्सीजन जो है वो अंदर लेना, और बहिर्श्वसन का मतलब होता है जो CO2 है वो बाहर निकालना। तो श्वास हम जब अंदर लेंगे तो फेफड़ों का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। फेफड़ों का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। और जब हम बाहर निकालेंगे तो आयतन क्या होगा, कम होगा। या इससे फेफड़े क्या है, पिचकते हैं। फेफड़े पिचकना। और जब अंतःश्वसन होगा तो पसलियों के बीच क्या आएगा, गैप आएगा। पसलियों के मध्य गैप। और अंतःश्वसन में जो डायफ्राम है, डायफ्राम क्या हो जाएगा, चपटा। और बहिर्श्वसन में डायफ्राम क्या होगा, गुंबदनुमा। अब जो हम इतनी सारी क्रिया कर रहे हैं, ये देखिए हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि श्वसन के बारे में सीधी सी बात है। देखिए फेफड़ों से या कुपिका से जो रक्त है वो श्वसन द्वारा क्या है कि O2 को क्या है, लाया जाता है। O2 को लाना। तो वास्तव में जो श्वसन क्या है कि O2 को लाना। तो जो O2 लाया जाता है श्वास के द्वारा, उस श्वास के द्वारा फेफड़ों तक लाया जाता है। फेफड़ों से श्वसन शुरू होता है। तो श्वसन में क्या होता है कि फेफड़ों या जो कुपिका से जो ऑक्सीजन है वो क्या है, रक्त या शरीर में पहुंचाई जाती है रक्त द्वारा। रक्त से क्या होती है इनमें, सेल्स में, और सेल्स से माइटोकॉन्ड्रिया में जो O2 है वो ले जाई जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया से देखिए C6H12O6 जो ग्लूकोज है उसके अंदर क्या है, O2 को मिक्स कर दी जाती है, जिससे ये अणु टूट कर क्या करेंगे, CO2 बनाएंगे और साथ में ऊर्जा देंगे। तो पाचन तंत्र में हमने किया था कि जो भोजन है वो बड़े अणुओं से छोटे अणुओं में टूटता है, सिर्फ उसमें टूटता है, लेकिन ऊर्जा देने का काम क्या करता है, श्वसन। ऊर्जा देने का काम क्या करता है, श्वसन। तो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र से क्या होती है, ऊर्जा बनती है। इसी प्रकार से ये प्रोसेस है वो उल्टी हो जाती है। CO2 ऊर्जा के साथ ये फिर जाएगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया से, फिर सेल से, फिर रक्त में जाएगा, और फिर फेफड़ों और जो कुपिका में जाएगा। और इससे CO2 हमारे श्वसनीय अंगों द्वारा फिर से जो CO2 है वो निकल जाएगी। तो ये सारी प्रोसेस हम श्वसन के अंदर कर रहे हैं। थैंक यू।